जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर नंबर 11 जी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमारा कोर्स तो चैप्टर 11 के हवाले से चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस वो वाले डिस्कस करेंगे जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा हैं। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन है दैट इज़ 11.1। क्या कह रहे हैं जी, व्हाई द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स इन अ गैस कंटेनर इज जीरो बट द एवरेज ऑफ द स्क्वायर ऑफ द वेलोसिटीज इज नॉट जीरो। तो गैस कंटेनर में हम आमतौर पर आप लोगों ने जैसे ये पहला टॉपिक इसका पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी का, तो उसमें हमने मीन स्क्वायर वेलोसिटी की या एवरेज स्क्वायर वेलोसिटी की बात की थी। क्यों? क्योंकि अगर आप एवरेज वेलोसिटी निकालें तो जैसे अगर आप इसका आंसर देखें तो आप जानते हैं कि जी गैस मॉलिक्यूल्स आर इन रैंडम मोशन। ठीक है जी। सो जितना इफेक्ट पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा उस उतना ही इफेक्ट उसकी नेगेटिव डायरेक्शन में भी होगा। तो अगर आप उसकी एवरेज वेलोसिटी यहाँ पे फाइंड करते हैं तो वो आप देखेंगे कि वो जीरो आपको मिलेगी। मतलब अगर एक पार्टिकल पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे और जो है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस पे मूव कर रहा है तो वो प्लस वी और माइनस वी ओवर टू एवरेज जीरो आएगा। लेकिन अगर आप उसी चीज को स्केयर की फॉर्म में देखेंगे तो जो नेगेटिव का स्केयर है वो भी पॉजिटिव हो जाता है। ठीक है जी। तो अब जब आप इसका सम करेंगे तो वो फिर जीरो नहीं आएगा। तो स्केयर ऑफ द वेलोसिटीज जो है वो आपको जीरो नहीं मिलेंगी। तो ये इसका आंसर हो जाएगा कि गैस मॉलिक्यूल्स की रैंडम मोशन की वजह से एवरेज वेलोसिटी तो जीरो आती है, लेकिन एवरेज ऑफ द स्केयर ऑफ द वेलोसिटीज वो आपको जीरो नहीं मिलता। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया जी। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे 11.2। वो कह रहा है जी, व्हाई डज द प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ कार टायर इंक्रीजेस व्हेन इट इज ड्रिवन थ्रू सम डिस्टेंस। तो प्रेशर क्यों बढ़ जाता है जी? ये चीज हम लोगों ने पहले टॉपिक में प्रेशर ऑफ द गैस वाले टॉपिक में इस चीज को प्रूव किया था बकायदा कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कांस्टेंट रहें तो प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एवरेज ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है जी। तो अब होता क्या है कि जब गाड़ी मूव करती है, टायर मूव करता है, तो वहां पर वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन होता है बिटवीन रोड एंड टायर, जिसकी वजह से हीट जो है वो अपीयर होती है और वो हीट जो है वो गैस मॉलिक्यूल्स को आगे ट्रांसफर होती है। ठीक है। एज अ रिजल्ट हम क्या देखते हैं कि जब वो मॉलिक्यूल्स को हीट ट्रांसफर हो रही है तो उसकी वजह से उनकी एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है, और एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ने का मतलब क्या है कि प्रेशर इंक्रीज कर गया। तो 11.2 में जो है वो उसी सिनेरियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम उसमें अगर आप कहते हैं कांस्टेंट रहते हैं, मतलब टायर से हवा जो है वो ना निकल रही हो, कोई एयर वहां से जाया ना हो रही हो, तो हम वहां पर ये कहते हैं कि अगर टायर मूव करेगा तो वो हीट ट्रांसफर की वजह से एवरेज काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, एज अ रिजल्ट प्रेशर जो है वो इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है। तो ये चीज हम यहाँ पे इसके हवाले से देख रहे हैं। ओके जी। नेक्स्ट जो है वो हम इसमें जो क्वेश्चन है हमारा वो है जी 11.5। 11.5 में क्या कह रहा है? 11.5 में जो है जी वो डिस्कशन ये कर रहा है, अ, अगर हम देखें तो वो यहाँ पे डिस्कस कर रहा है जी कि स्पेसिफिक हीट ऑफ अ गैस एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। व्हाई? इसकी रीजन आपने बतानी है। तो खैर ये भी हम बकायदा इसको प्रूव कर चुके हैं कि जो मोलर स्पेसिफिक हीट है कांस्टेंट प्रेशर पे वो कांस्टेंट वॉल्यूम से ज़्यादा होती है। क्यों ज़्यादा होती है? क्योंकि जब आप कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट दे रहे हैं वो जस्ट उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज कर रही है, जबकि जो कांस्टेंट प्रेशर पे हीट दी जा रही है वो इंटरनल एनर्जी को भी चेंज कर रही है और वर्क डन में भी वो अपीयर हो रही है, क्योंकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे वर्क डन जीरो होता है। ठीक है जी। तो ये चीज यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जब आप उसको हीट ट्रांसफर कर रहे हैं तो हीट ट्रांसफर की वजह से वहां पर हम ये चीज देखते हैं कि अ पार्ट ऑफ हीट इज यूज्ड टू डू वर्क ऑन पिस्टन, रेस्ट ऑफ हीट इज यूज्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर थ्रू 1 केल्विन। ठीक है। मतलब वो जो हीट कांस्टेंट प्रेशर पे दी जा रही है उसको वर्क डन में भी अपीयर हो रही है, और उसके अलावा उसके इंटरनल एनर्जी को भी वो इंक्रीज कर रही है। जबकि कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट है वो सिर्फ और सिर्फ किस लिए यूज होती है?
सिर्फ यूज होती है उसकी इंटरनल एनर्जी को चेंज करने में। तो इसी वजह से जो मोलर स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर वाली है वो कांस्टेंट वॉल्यूम से आपको ग्रेटर मिलती है। Cp इज ग्रेटर देन Cv, इसको हमने बकायदा प्रूव भी किया था। ठीक है जी। ओके, नेक्स्ट जो है वो इसमें 11.6 है क्वेश्चन हमारा। वो कहता है जी कि गिव एन एग्जांपल ऑफ अ प्रोसेस इन विच no heat is transferred to or from the system but the temperature of the system changes। ठीक है, तो ये आपसे यहाँ पे पूछा गया है। हाँ जी, तो वो कहता है जी कि नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम बट टेम्परेचर चेंज करता है। तो ये एग्जांपल आपने पढ़ी हुई है जी एडियाबैटिक प्रोसेस में। एडियाबैटिक प्रोसेस की डेफिनेशन ये होती है कि इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम बट टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम जो है वो वहां पर चेंज होता है। आइसोथर्मल में टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है, एडियाबैटिक में हीट कांस्टेंट रहती है। तो नो हीट एंटर्स और लीव द सिस्टम, क्यू जीरो हो गया। और यहाँ पे ये Q की जगह जीरो, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या हो जाएगा जी, W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू जिसे एडियाबैटिक एक्सपेंशन कहते हैं, या डेल्टा U इज इक्वल टू माइनस डब्ल्यू जिसे एडियाबैटिक कंप्रेशन कहते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपने यहाँ पे इसके हवाले से बता दी। इसकी एग्जांपल अगर आप एक दो लिखना चाहें तो ये भी बुक में उसने जैसे मेंशन की हुई थी कि रैपिड एस्केप ऑफ एयर फ्रॉम अ बर्स्ट टायर, टायर जब बर्स्ट करता है, क्लाउड फॉर्मेशन है, या साउंड वेव्स की ट्रैवलिंग की के हवाले से, तो ये सारी एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल्स में आ जाता है। तो ये आंसर आप देंगे 11.6 का। अच्छा जी, इसके बाद जो क्वेश्चन है 11.7 है हमारा, वो क्या कह रहा है जी कि इज इट पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी, एक्सप्लेन विद एन एग्जांपल। तो क्या ये मुमकिन है कि हम इंटरनल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकें? ठीक है जी, इस चीज को हम लोगों ने डिस्कस करना है। तो इसका आंसर जो है जी वो यस के साथ आएगा। यस, इट इज पॉसिबल टू कन्वर्ट इंटरनल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी। और ये कहाँ पर हम देखते हैं, ये हम देखते हैं जी कि जब आप when gas is allowed to expand adiabatically, तो adiabatic प्रोसेस में हम कहते हैं the gas does work on the surroundings by using internal energy due to which its internal energy decreases। ठीक है, ये एक्चुअली यहाँ पर ये रिलेशन में मिस्टेक ये थी कि W इज इक्वल टू माइनस डेल्टा यू आएगा। ठीक है, तो ये दोबारा से वही पीछे एडियाबैटिक प्रोसेस की एग्जांपल ही आ जाएगी। तो ये पॉसिबल है जी, और वर्क डन को हम इंटरनल एनर्जी के साथ लिंक कर रहे हैं इन केस ऑफ एडियाबैटिक प्रोसेस इन विच नो हीट एंटर्स और लीव्स द सिस्टम। ठीक है, तो ये 11.7 का आंसर जो है वो 6 से ही रिलेटेड था। अच्छा, इसके बाद है जी 11.8, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर? क्या ऐसा मुमकिन है कि हम एक ऐसा हीट इंजन बनाएं जो कि एटमॉस्फेयर में हीट एक्सपेल ना करे, मतलब उसका कोई सिंक ना हो? तो एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज दिस इट इज वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। जैसे आपने पढ़ा था कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या कहता था कि जी एक सोर्स और एक सिंक का होना जरूरी है। सोर्स से वो हीट लेगा और सिंक की तरफ रिजेक्ट करेगा, जो कि आमतौर पर सिंक एटमॉस्फेयर होता है। ठीक है, तो ये मुमकिन नहीं है कि हम, इट इज नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन दैट विल नॉट एक्सपेल हीट इनटू द एटमॉस्फेयर विदाउट लीविंग एनी चेंज ऑन द वर्किंग सब्सटेंस। ठीक है, ये उसकी स्टेटमेंट भी आप लोगों ने पढ़ी थी। तो नो, इट इज नॉट पॉसिबल। अगर आप इतना भी आंसर लिखते हैं तो वो भी इनफ है कि बिकॉज इट इज द वायलेशन ऑफ सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। अच्छा जी, इसके बाद जो लास्ट क्वेश्चन है इसी चैप्टर 11 का, जो शॉर्ट क्वेश्चंस है उसके हवाले से, वो है 11.11 के कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी? जी, 11 क्वेश्चन कह रहा है जी कि कैन द मैकेनिकल एनर्जी बी कन्वर्टेड कंप्लीटली इनटू हीट एनर्जी, इफ सो गिव एन एग्जांपल। तो जी बिल्कुल मुमकिन है कि आप मैकेनिकल एनर्जी जो है वो सारी की सारी उसको हीट एनर्जी में
जी, तो हम इसको बिल्कुल कन्वर्ट कर सकते हैं। इट कैन बी कन्वर्टेड कम्प्लीटली इनटू हीट एनर्जी। और ये कहाँ पे होता है? ये आइसोथर्मल प्रोसेस के अंडर होता है कि ड्यूरिंग आइसोथर्मल कंप्रेशन कह लें कि डेल्टा यू जीरो होता है आइसोथर्मल प्रोसेस में। टेम्परेचर चूंकि कांस्टेंट है तो वहां पर हम कहते हैं कि डेल्टा यू जीरो, तो क्यू इज इक्वल टू डब्ल्यू आ जाता है, या डब्ल्यू इज इक्वल टू क्यू। तो ये एग्जांपल आ जाती है। इट्स अ स्लो प्रोसेस। तो ड्यूरिंग आइसोथर्मल प्रोसेस हम ये कर सकते हैं कि सारी की सारी हीट एनर्जी जो है उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सारी की सारी मैकेनिकल एनर्जी को हीट एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं इन आइसोथर्मल कंप्रेशन या आइसोथर्मल एक्सपेंशन। वो इसका उलट हो जाएगा। ठीक है, तो ये 11.11 का आंसर है। तो ये आपके क्वेश्चंस थे जी, जो कि स्मार्ट सिलेबस का हिस्सा थे। इनको आप देखें, अच्छे से तैयार करें। कोई कंफ्यूजन है, कोई क्वेश्चन है तो आप जरूर उसे मेंशन करें। थैंक यू। अल्लाह हाफिज।